Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning. Welcome to online classes by Slim Habib School. It's our chemistry class and we are going to continue chapter number 2 from page number 32. Please open your books at the page number 32 and we will study the results of Rutherford's atomic model. जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसकी डिस्कवरी, उसके एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. लास्ट टाइम हमने देखा था कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, उसने अल्फा पार्टिकल यूज़ किए हैं. अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम की न्यूक्लियाई. अब हीलियम जस्ट एक एटम है. हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, 2 न्यूट्रॉन है और उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लियर है? अगर इसी एटम के अंदर से हम ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा? जस्ट हीलियम का न्यूक्लियस. इस चीज को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. अंडरस्टैंड? दिस इज अल्फा पार्टिकल. ये एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम. समझ आई? रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 92 या 92 से क्या हो? ज्यादा हो, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. बिकॉज दे एमिट रेडिएशंस फ्रॉम देमसेल्व्स कंटिन्यूसली. अपने अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशंस को क्या करते हैं? एमिट. एक्चुअली यही रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल्स होती हैं. अंडरस्टैंड? ये रेडिएशंस किस फॉर्म में होती हैं? अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में. अब इसमें जब अल्फा पार्टिकल्स आप He पॉजिटिव 2 लगाया क्योंकि इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो 2 चार्ज. इसलिए He पॉजिटिव 2 यूज कर रहे हैं. यही अल्फा पार्टिकल जब हमने गोल्ड की एक फॉइल ली, उस पर रदरफोर्ड ने बम्बार्ड किए तो उसने 2 ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी. लास्ट टाइम हमने देखा था उसने 2 ऑब्जर्वेशन दी. Out of the 20,000 alpha particles, most of the alpha particles pass through the foil undeflected. Undeflected का क्या मतलब है? कि पीछे को मुड़े बगैर बिल्कुल सीधे गुजर गए. अल्फा पार्टिकल्स फॉल में से सीधे गुजर गए. कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे एट स्मॉल एंगल. ये देखिए, ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल साथ गुजर के स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, और कुछ की होती है लार्ज डिफ्लेक्शन. ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी. उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को इधर से अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहे हैं. ये उसका होल है जहां से वो पास करे. इसी में अगर पीछे को अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जाए, इसका क्या मतलब है? वापस अनडिफ्लेक्टेड आए. अगर तो स्मॉल एंगल होगा तो जस्ट इधर तक आएंगे. अगर तो लार्ज एंगल होगा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल जहां से निकले थे उस तरफ को वापिस आ रहे हैं. और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे? बाउंस बैक हुए थे. बिल्कुल किसी तीसरे बैक बिल्कुल वापिस आने. समझिए, ये उसकी थी ऑब्जर्वेशंस. अब इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या रिजल्ट्स कंक्लूड किए थे, आज हमने एक्चुअली वो देखने हैं. रदरफोर्ड ने अपना प्लेनेटरी मॉडल दिया था एटम का, कि जैसे प्लैनेटरी स्ट्रक्चर होता है ना, कि सेंटर में सन है, उसकी सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. उसने अपना प्लेनेटरी मॉडल दिया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? इसलिए इसके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा था कि एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एम्प्टी है. वो उसने क्यों कहा? जब उसने देखा कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड के फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द 20,000 में से सपोज 18,000 सीधे गुजर रहे हैं. ये क्या है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग है. ये हमने एक शीट यूज की है जिसको कोट किसी के वो जिंक सल्फाइड से. जब इसके साथ कोई भी चीज़ आके हिट करती है तो ये शाइन करते हैं. इसने देखा 20,000 में से ऑलमोस्ट, मैं खुद बता रही हूँ अंदाजे से, सपोज करें हम लोग 18,000 क्या कर रहे हैं? सीधे जाके इस प्लेट को, शीट को टच कर रहे हैं. इससे ये शो होता है कि सीधे गुजर जाना किसी चीज़ का मतलब होता है कि वो जो जिस रास्ते से गुजरे वो बिल्कुल क्लियर है, स्मूथ है, वो खाली रास्ता था इसलिए गुजर गया. सपोज जैसे ट्रैफिक पे होते हैं, ट्रैफिक पे अगर तुम घर जल्दी पहुंचे, इससे क्या मतलब है कि आज ट्रैफिक कम था, रश नहीं था, हम लोग सीधे अपने घर पहुंचे. अगर तो कभी लेट पहुंचे, उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि ट्रैफिक जैम हो गई थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रश था, उसमें फंस गए. यही होती है ना. इन द सेम वे अगर हम कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल
सीधे गुजरे, इसका क्या मतलब है, सराउंडिंग में एम्प्टी था, कोई सैंडविच हिंडर्स नहीं थे। अंडरस्टैंड। इससे उसने एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट उसने कहा था कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है, ये जो रेज की डिफ्लेक्शन हुई है, इसका क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज है, जिस चीज़ से अल्फा पार्टिकल्स टकराए होंगे उन पे भी सेम चार्ज होगा। आपको ये बात पता है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के बाउंस बैक करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो इसका मतलब जो चार्ज डिफ्लेक्ट हुए हैं अल्फा पार्टिकल्स, इससे शो होते हैं कि जिस चीज़ से ये टकराए होंगे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया न्यूक्लियस, कि जिस चीज़ से ये अल्फा पार्टिकल्स टकराए थे वो एक्चुअली न्यूक्लियस था, जिस पे चार्ज क्या था, सेम था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट उसने कहा था कि न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। ये तो हमने डिफ्लेक्शन से देखा। एक बार केस ये भी है कि अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए हैं, पीछे को झटके से वापस आए हैं। किसी चीज़ से जब हम टकराते हैं, अगर तो वो चीज़ हमसे कम हैवी हो तो हम क्या कर देते हैं, उसे गिरा के ऊपर से गुजर जाते हैं। अगर तो वो चीज़ हैवी हो, वो क्या कर देती है, पीछे से हमको पुश बैक करती है। अब ये बाउंस बैक होने का क्या मतलब है, खुद कॉमन सेंस यूज करें। बाउंस बैक का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल जिस चीज़ से टकराए थे वो बहुत डेंस थी, बहुत हार्ड थी, उसने बिल्कुल से क्या किया, पुश बैक किया। इससे एक कंक्लूजन होता है कि जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, डेंस और हार्ड है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल। हमने स्टार्टिंग में बात की, आउट ऑफ द 20,000 मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास अनडिफ्लेक्टेड, कि मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरे थे। इसका क्या मतलब है कि मोस्टली स्पेस क्या खाली है, और जो बाकी स्पेस रह गई है उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नेम दिया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था, डेंस और हार्ड। अब ये अब हमारा फोर्थ वाला ये कंक्लूजन निकल आया कि वो जो डेंस और हार्ड चीज़ है उसका साइज क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में उस स्मॉल जो चीज़ है, डेंस और हार्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसका साइज क्या है, बहुत कम है, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। ओके। नेक्स्ट उसने रदरफोर्ड ने अपना जो रिजल्ट कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के रिवॉल्व अराउंड कर, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लेनेटरी मॉडल उसने स्टार्ट में से कह दिया कि इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सेंटर से चीज हिट करी, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग में क्या है, एम्प्टी स्पेस है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। लेकिन इधर मैंने शेल बना दिए हैं। रदरफोर्ड ने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूव कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने जस्ट ये कहा था कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ये जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इधर समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट 6 वन इज एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम के ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता। एटम एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल है। उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एटम एज अ होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट था, उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको उसने कलेक्टिवली नाम दे दिया था न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जस्ट प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जिसने उसे बाउंस बैक किया, और एक यहाँ पे लास्ट हम देखा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जस्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके हमने ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स देख लिए, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी फुली एक्सेप्टेड नहीं था, इसमें भी डिफेक्ट्स थे। रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग मॉडल को ऑल्दो से रिजेक्ट कर दिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक पिछली थ्योरी को रिजेक्ट करके और एक नियर टू एक्यूरेट अपनी थ्योरी पेश करना। इसकी थ्योरी राउंड अबाउट नज़दीक थी कि क्लियरिटी आ जाए, कि नज़दीक पहुंच गई थी कि जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो वाकई न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाकई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वो किस वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। इसके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्या थे, एक्यूरेट थे, लेकिन फिर भी इसमें दो इसके जो मॉडल में डिफेक्ट्स आ गए थे।
इसने अपना इसका जो फर्स्ट डिफेक्ट है इसके मॉडल इसके एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने कहा था, ये रदरफोर्ड की स्टडी कर रहा है फंडामेंटल पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उनके अरेंजमेंट देख रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग रेडिएशन ज़रा यूज़ कर रहा है, वो रेडिएशन के अरेंजमेंट देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स के। रदरफोर्ड अगर तो चार्ज पार्टिकल को स्टडी कर रहा है तो उसके लिए फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन अप्लाई होती थी उस पर। क्या थी उस टाइम में जो पुरानी थ्योरी थी रेडिएशंस की, वो थ्योरी कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर के चार्ज है, चार्ज पार्टिकल अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी क्या करेगा, कंटिन्यूसली अपने अंदर से इमिट करेगा, रिलीज करेगा। समझ रहे, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन का एक पॉइंट था। अगर उसी पॉइंट को अब हम क्या करें, रदरफोर्ड पे अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इट शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, उसे क्या करनी चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करनी चाहिए। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उन्हें क्या करनी चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करनी चाहिए। अब ये देखें कोई चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द मूव करें, अगर तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी अपने अंदर से एमिट किए जाएगी, एक टाइम आएगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम क्लासिकल थ्योरी के पॉइंट को रदरफोर्ड पे अप्लाई करें, इसका मतलब है रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करें, वो पॉइंट क्या है, गलत साबित हो रहा है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट था फर्स्ट। और नेक्स्ट हम अगर कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम होता है कि हम उसकी कंप्यूटराइज पिक्चर लें। जैसे ह्यूमन हार्ट बीट, अगर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में देखें, ह्यूमन हार्ट बीट को क्या कर रहे होते हैं, वो कंप्यूटर की एलईडी पे देख रहे होते हैं कि ह्यूमन हार्ट बीट कैसे मूव कर रही है। ये होती है कंटिन्यूसली, क्योंकि ह्यूमन का हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है। ये नहीं है कि 5 मिनट बीट करेगा 5 मिनट का ब्रेक लेगा, नो, इट कंटिन्यूसली बीट। ओके, अगर इसके दरमियान में ड्रॉप आते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारी हार्ट बीट ड्रॉप कर रही है, और वो सिचुएशन क्या होती है, क्रिटिकल होती है। लेकिन अगर यही चीज़ हम चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करें कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम भी कैसा बनना चाहिए, कंटिन्यूसली बनना चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन जब एटम का स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व किया गया इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो क्या आ रहा था, जस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, एक लाइन बन रही है स्पेक्ट्रम पे, ये लाइन। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ये क्या रॉन्ग है, इसमें कोई फॉल्ट्स हैं जिन्हें सोल्व करने की जरूरत है। ये दो मेन बड़े क्या थे, डिफेक्ट्स आए थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को क्या किया गया था, इस पर दोबारा वर्क किया गया था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर दोबारा वर्क किया और फाइनली फिर बोहर जो थे वो इस फॉल्ट को सोल्व करने में सक्सेसफुल हुए थे। वी विल स्टडी द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर about the results and effects of Rutherford's atomic model. And now you have to learn it from page number 32, results of Rutherford's atomic model and the defects. You just have to learn 1 and 2 points of defects. There is no need to learn the remaining lines. You just have to read these lines. Okay, thank you. Allah Hafiz.